दिस इज द ड्राइंग मैकेनिज्म ऑफ आयल। आयल सूखता कैसे है? पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि आयल किन किन सोर्स से प्राप्त किया जाता है और आयल कितने प्रकार के होते हैं, आयल का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, आयल के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आयल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और यहाँ पर हम लोग ये आयल सूखते कैसे हैं इसके ऊपर हम लोग चर्चा थोड़ी करेंगे। और यहाँ पर केवल वही आयल हम ले रहे हैं जो कि हमारे सरफेस कोटिंग या पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, और हमने पिछले टर्म पर भी बताया था कि ये वेजिटेबल्स आयल्स होते हैं जो भी हम लोग अपने पेंट और कोटिंग में इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेबल आयल में 3 प्रकार के ये आयल होते हैं। अगर ड्राइंग बेस पर हम इसको क्लासिफाई करें तो जैसे नॉन ड्राइंग आयल, सेमी ड्राइंग आयल, ड्राइंग आयल। ये जो प्रॉपर्टी होती हैं आयल की, ये उसके फैटी एसिड पर डिपेंड करती हैं। अर्थात फैटी एसिड में नंबर ऑफ अनसेचुरेशन कितने हैं, किसी में 0 अनसेचुरेशन है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार डिस्कशन किया था। और हमने बहुत सारे आपके आयल के फैटी एसिड्स के पिक्चर भी दी थी और आपको दिखलाया भी था। और दूसरी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है आयल की, वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ अनसेचुरेशन, जैसे कि कॉन्जुगेशन है या नॉन कॉन्जुगेशन है। हमने आपको बताया था कॉन्जुगेटेड आयल जो होते हैं उनकी ड्राइंग नॉन कॉन्जुगेटेड आयल के कंपैरिजन में फास्ट होती है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पिछली बार डिस्कशन किया था। आयल का जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो बाइंडर के रूप में या फिल्म फार्मर के रूप में किया जाता है। और ये जितने भी एनेमल वर्ड आप सुनते हैं बाजारों में, जो एनेमल मिलते हैं, जो दरवाजे के ऊपर या लोहे के ऊपर जो लगाए जाते हैं, बहुत सारे एनेमल दीवालों पर भी लगाए जाते हैं। लेकिन अब चूंकि दीवालों के ऊपर वाटर बेस्ड सिस्टम आ गया है, तो वाटर बेस्ड पेंट जो होते हैं उसके अंतर्गत आयल का इस्तेमाल आज के दिन न के बराबर है। उसमें हम लोग एक्रिलिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो आयल का इस्तेमाल हाई ग्लास के लिए वाटर बेस्ड सिस्टम के अंदर अभी उतनी चमक नहीं होती है जितनी कि आयल बेस्ड सिस्टम में होती है। तो ये आयल आमतौर पर एल्किड रेजिन बनाने में हम लोग आयल का इस्तेमाल करते हैं। और हमने पिछली बार भी बताया था एल्किड रेजिन, करीब जितनी भी रेजिन हमारी इस्तेमाल होती है उसमें 60% एल्किड रेजिन अकेले इस्तेमाल होती है। और इस 60% में देखें तो करीब 60-70% तक आयल का इस्तेमाल होता है। तो जो हम लोग एनेमल कहते हैं, उस एनेमल के अंदर आमतौर पर ड्राइंग आयल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि ड्राई होते हैं। तो नॉन ड्राइंग आयल का इस्तेमाल हम लोग एज ए प्लास्टिसाइजर करते हैं। सेमी ड्राइंग आयल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पर कि हमें बेकिंग फिनिश का यूज करना होता है या बनाना होता है, या कभी कभी हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल इसको एयर ड्राइंग सिस्टम में भी कर लेते हैं, जो कि हवा में सूखने वाले पेंट होते हैं। और ड्राइंग आयल का टोटली इस्तेमाल हम लोग हवा में सूखने वाले पेंट के रूप में ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आयल का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ड्राइंग क्या चीज होती है, ये सूखने से क्या हमारा पर्पज होता है। देखिए, आमतौर पर जो भी आप पेंट लगाते हैं, एक पाउडर पेंट को छोड़ करके जितने भी पेंट लगाए जाते हैं सब लिक्विड अवस्था में पेंट लगाए जाते हैं। अब लिक्विड अवस्था से उसको एक ड्राई अवस्था में आना, एक फिल्म बनाना है उसको। तो ये लिक्विड अवस्था से ड्राई अवस्था में आने के प्रोसेस को हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो इसमें 2 तरीके की आमतौर पर मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो होते हैं जो छोटे मॉलिक्यूल के होते हैं और उनको जब लगाया जाता है तो वो रिएक्शन के द्वारा, या हवा से रिएक्शन हो या आपस में रिएक्शन हो, उसके द्वारा वो बड़ी फिल्म बनाते हैं, अर्थात वो ड्राई कोटिंग बनाते हैं। और एक वो होते हैं जो ऑलरेडी बड़े मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं, उनको केवल लगाते हैं, लगाने से उसमें से सॉल्वेंट या पानी उड़ जाता है और वो एक कोटिंग बना जाते हैं। जैसे कि घरों में लगने वाली वाटर बेस्ड कोटिंग जो होती है, जो एक्रिलिक बेस होती है, उनको केवल आप लगाइए, पानी उड़ जाता है और वो एक ड्राई फिल्म बना देती है। लेकिन कभी भी आप एनेमल को देखिएगा, जब आप दरवाजे के ऊपर या लोहे के ऊपर आप ये पेंट करते हैं तो इसको सॉल्वेंट उड़ने के बाद से भी इसको सूखने में 8 से 10 घंटा लग जाता है। और अगर ठंडा मौसम है तो हो सकता है आपको 12 से 14 घंटा या 24 घंटा भी लग सकता है। तो ये होता है द ड्राइंग एबिलिटी ऑफ द आयल इज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म अ कोहेरेंट फिल्म। एक फिल्म बनाता है ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यहाँ पर ड्राइंग जो होती है आयल की ड्राइंग हमेशा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है।
यद्यपि इसके अंतर्गत लाइट और हीट का भी रोल होता है, लेकिन लाइट और हीट के बावजूद भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नॉन ड्राइंग आयल्स आर अनेबल टू फॉर्म फिल्म, इसलिए ये नॉन ड्राइंग आयल का हम लोग इस्तेमाल जो है वो एक प्लास्टिसाइजर के रूप में करते हैं, जैसे कि कैस्टर आयल हो गए, कोकोनट आयल हो गया, ये जो नीचे आपके दिए हुए हैं, यहाँ पर जो ये आपके आयल दिए हुए हैं, ये आपके नॉन ड्राइंग आयल होते हैं। ये सब आपके नॉन ड्राइंग आयल है। यहाँ पर ये सेमी ड्राइंग आयल, सोया, सैफफ्लावर, सनफ्लावर, ये आपके सब ड्राइंग आयल, सेमी ड्राइंग आयल हैं। और ड्राइंग आयल के अंदर आपके लिंसीड आयल हो गए, टुंग आयल हो गए, ये आपके ड्राइंग आयल होते हैं, क्योंकि इसमें अनसेचुरेशन ज्यादा होता है। ड्राइंग, नॉन ड्राइंग, सेमी ड्राइंग डिपेंड करता है कि इसमें कितना अनसेचुरेशन है। जो ड्राइंग होते हैं उसमें अनसेचुरेशन ज्यादा होता है, जो सेमी ड्राइंग होते हैं उसमें अनसेचुरेशन कम होता है, और जो नॉन ड्राइंग होते हैं उसमें सबसे कम होता है। तो इस प्रकार अनसेचुरेशन की वजह से इसके अंतर्गत ये प्रॉपर्टी होती है। आयल्स की फिल्म फॉर्मेशन मैकेनिज्म या ड्राइंग मैकेनिज्म पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार दो प्रकार से आयल सूखते हैं। आयल कैन फॉर्म फिल्म बाय टू मैकेनिज्म। वन इज ऑटो ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन, अर्थात हवा की प्रेजेंस में अपने आप जो है ये पॉलीमराइज होते हैं। छोटे मॉलिक्यूल का बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना एक प्रकार से पॉलीमराइजेशन कहलाता है, और जो लिक्विड फिल्म होती है ये आपकी एक ड्राई फिल्म के रूप में कन्वर्ट होना चालू हो जाती है। और दूसरा होता है थर्मल पॉलीमराइजेशन, अर्थात हीट की अवस्था में ये पॉलीमराइजेशन होता है। ये दोनों मैकेनिज्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑटो ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन में ये डिफर करती है मैकेनिज्म कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड, इन दोनों के प्रकार के जो आयल होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी आपको पता होगा। नॉन कॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड क्या होते हैं। नॉन कॉन्जुगेटेड में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड में बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप होता है, और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो मिथाइलिन ग्रुप के अगल बगल रहते हैं। और कॉन्जुगेटेड में कोई मिथाइलिन ग्रुप नहीं होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ये कॉन्जुगेटेड होते हैं। ये भी हम लोगों ने स्टेप्स क्या होते हैं, देखिए। नॉन कॉन्जुगेट, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड आयल कैसे सूखते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। नॉन कॉन्जुगेटेड आयल में जो ड्राइंग आयल होते हैं ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद से क्या होता है, ये पेरोक्साइड फॉर्म करते हैं। अभी हम आपको मैकेनिज्म दिखला रहे हैं पिक्चर के द्वारा भी। पेरोक्साइड फॉर्म करते हैं और ये हाइड्रो पेरोक्साइड होता है बेसिकली। उसके बाद से ये आइसोमराइज होते हैं। पेरोक्साइड बना, पेरोक्साइड बनने के बाद से ये आइसोमराइज हो जाते हैं। नॉन कॉन्जुगेटेड में कॉन्जुगेशन नहीं होता है, तो सबसे पहले ये कॉन्जुगेशन में कन्वर्ट होगा पेरोक्साइड के बाद से, और उसके बाद से ये पॉलीमराइजेशन इसका चालू होता है और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। आफ्टर ड्राइंग आल्सो, एक बात और बता देते हैं, अभी कभी भी पेंट आपके घर में एनामेल पेंट आपने लगाया है और अगर वो सूख गई है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसके अंदर रिएक्शन आपके कंप्लीट हो गए। कभी भी इसके रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते हैं। दिस इज द होल लाइफ प्रोसेस, हमेशा उसमें रिएक्शन होते रहते हैं और धीरे धीरे फिल्म का कलर चेंज हो जाता है और फिल्म इम्ब्रिटिल हो जाती है। तो आयल बेस्ड जो फिल्म होती है, ड्राइंग आयल बेस्ड जो फिल्म होती है, उसके अंदर ये थ्रू आउट लाइफ जो है ये ऑक्सीडेशन होता रहता है। इसीलिए कभी आप लोग महसूस करिएगा कि जो घरों के बाहर जो हवा या यूवी लाइट में या पानी की प्रेजेंस में जो फिल्म रहती है, जो पेंट रहता है, वो पेंट धीरे धीरे ब्रिटिल हो जाएगा, उसमें क्रैक्स बन जाएंगे या डिस्कलर हो जाएगा। इस तरीके के अवगुण आ जाते हैं हवा की कोटिंग के अंतर्गत। घरों के अंदर आप पेंट करते हैं, कभी फ्रिज वगैरह पर आप देखिएगा कि कलर जो है थोड़ा सा डिस्कलर होता है। व्हाइट कलर का आप फ्रिज लाते हैं, समय के साथ साथ धीरे धीरे वो उसमें थोड़ी सी येलोइंग प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, या अर्थात येलोइंग अवगुण डेवलप हो जाता है, ये आप कह सकते हैं, पीलापन आ जाता है। तो इस प्रकार से ये आयल के अंदर ये गुण अवगुण होते हैं, लेकिन बहुत सारे गुण भी होते हैं आयल के अंदर, जिसकी वजह से आयल का इस्तेमाल किया जाता है। आयल वैसे तो हवा में ये सूख सकते हैं, लेकिन हवा में सूखने में इनको 4 से 5 दिन करीब करीब लग जाता है। ठीक है, ड्राइंग आयल को भी। और अगर हम इसके अंतर्गत ड्रायर डाल देते हैं, ड्रायर क्या है ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोग ड्रायर डाल देते हैं तो 8 से 10 घंटे के अंदर ये कोटिंग आपकी सूख जाती है। तो ये ड्राइंग आयल, ड्रायर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो कैटेलाइज हो जाता है।
तो ये थोड़ा सा तो, लेकिन ड्रायर भी जो है वो ऑक्सीजन कैरियर है, वो ऑक्सीजन की अच्छी खासी क्वांटिटी आयल के अनसेचुरेशन वाले पोर्शन पर पहुंचाते हैं, जिससे कि वो रिएक्शन कर सके और रिएक्शन फास्ट हो जाता है। दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ ड्रायर। ड्रायर को हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आपको दिखलाया हुआ है कि ये नॉन कॉन्जुगेटेड आयल है। नॉन कॉन्जुगेटेड में सबसे पहले ये आपको ये देखिए यहाँ पर है ये ओलिएट अनसेचुरेशन, अर्थात इसके अंतर्गत आयल जो है केवल एक अनसेचुरेशन है, ये आयल लिया है। इसको आप फैटी एसिड न मानिए, इसको आप आयल थोड़ी देर के लिए समझ लीजिएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को। इसमें ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। पहला स्टेप क्या है, ऑक्सीजन को लेगा। ऑक्सीजन को ये अनसेचुरेशन अपने पास नहीं लेगा, अनसेचुरेशन के साथ जो एडजेसेंट मिथाइलिन ग्रुप है, जैसे इस साइड में लेगा या इस साइड में लेगा, ठीक है। तो ये आयल जो है इससे रिएक्शन करेगा। देखिए यहाँ फ्री रेडिकल बनाया और ये पेरोक्साइड बनाया, और इसके बाद से ये हाइड्रोपेरोक्साइड ग्रुप यहाँ पर ये जुड़ गया, ठीक है। या तो ये यहाँ जुड़ेगा, और या फिर अगर वो इस वाले से रिएक्शन करता है तो वो यहाँ पर सॉरी ये शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ पर आकर के ये जुड़ जाता है। तो या तो ये यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, कहीं पर भी आएगा, लेकिन एक जगह ये CH2 जो एडजेसेंट CH2 होता है, उस एडजेसेंट CH2 के ये पास जाता है। और इस प्रकार से ये ओलिएट मोनो अनसेचुरेशन के अंतर्गत ये इस प्रकार से रिएक्शन होता है, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पेरोक्साइड फॉर्मेशन। दिस इज आल्सो पेरोक्साइड फॉर्मेशन, बट इन लिनोलिएट वेयर देयर आर 2 अनसेचुरेशन। यहाँ 2 अनसेचुरेशन है, 2 अनसेचुरेशन में ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और पेरोक्साइड बनता है। ये देखिए ये आपका या ये ऐसे बनेगा या ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें भी जो एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 अनसेचुरेशन में क्या होता है, रिएक्शन इस वाले CH2 पर हो रहा है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल बना रहा है। लेकिन जो नॉन कॉन्जुगेशन को हमने ये भी बताया था, नॉन कॉन्जुगेशन में आइसोमराइजेशन हो जाएगा, कॉन्जुगेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में कन्वर्ट हो गया, अर्थात इनके बीच में कोई भी मिथाइलिन ग्रुप नहीं है, और यहाँ पर देखिए ये मिथाइलिन ग्रुप है इनके बीच में, ठीक है। तो जब ये पेरोक्साइड फॉर्म हुआ तो सबसे पहले आइसोमराइज होकर के पेरोक्साइड बनाएगा, आइसोमराइज होकर के उसके बाद से ये कॉन्जुगेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड आयल एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ योर नॉन कॉन्जुगेटेड आयल। यहाँ पर नॉन कॉन्जुगेशन है, तो इस प्रकार ये आपका पेरोक्साइड बन गया, ठीक है। तो दिस इज इन दोज आयल वेयर देयर इज द डोमिनेंसी ऑफ 2 अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड जिसमें 2 रहते हैं, उन आयल में ये पोजीशन होती है। लेकिन ऑक्सीजन अटैक एट द मिथाइलिन ग्रुप एडजेसेंट टू 2 डबल बॉन्ड। तीसरी पोजीशन आपकी ये बन जाती है जिसमें आपके 3 अनसेचुरेशन रहते हैं। अब इसमें आप देखिए, तो इसमें आपके 3 अनसेचुरेशन, एक अनसेचुरेशन यहाँ है, एक अनसेचुरेशन यहाँ है और एक अनसेचुरेशन यहाँ है। इन तीनों अनसेचुरेशन के बीच में आपके मिथाइलिन ग्रुप है, ये देखिए। तो ये क्या पोजीशन बन गई, ये नॉन कॉन्जुगेटेड आयल की ये पोजीशन बन गई। अभी हम लोग नॉन कॉन्जुगेटेड आयल की ही मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद से पेरोक्साइड फॉर्म होता है, और पेरोक्साइड फॉर्म होने के बाद से ध्यान दीजिएगा कि ये जो है यहाँ पर जो CH2 जो है आपका शिफ्ट कर जाएगा। ये CH2 देखिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर गया, यहाँ आ गया, ठीक। तो अभी इस केस में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन वाली पोजीशन में आ गया। तो ये ऑक्सीजन जो है फ्री रेडिकल जो बनाता है, फ्री रेडिकल की वजह से ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और जो फ्री रेडिकल होता है ये बन जाता है, और यहाँ पर आकर के ये आपका यहाँ पर आकर के जुड़ता है, और इस प्रकार से ये पेरोक्साइड बनाता है, ठीक। और इसमें चूंकि 2 आपका मिथाइलिन ग्रुप है, तो 2 जगह रिएक्शन होता है, तो ओवरऑल जो पेरोक्साइड बनेगा आपका देखिए ये 2 बन गया, ये 2 पेरोक्साइड इसमें लिंक आ गए। और लेकिन टोटल जो है ये सिस्टम आपका, ये देखिएगा ये कॉन्जुगेशन में कन्वर्ट हो गया, जो कि ये नॉन कॉन्जुगेशन में हम यहाँ पर लेकर के चले थे, नॉन कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन वाली पोजीशन में आ गई। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सिस फॉर्म अगर है, सिस फॉर्म आमतौर पर होता है, लेकिन ऐसी पोजीशन में वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होगा, बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल
देन सिस फॉर्म। सिस और ट्रांस फॉर्म तो आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये H जुड़ा हुआ है ये इस साइड में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो H जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये इस साइड में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो H जुड़ा है ये इस साइड में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जो ये H जुड़े हुए हैं ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और यहाँ पर ये क्या पोजीशन बनती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर H इस साइड में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी ये H एक इस साइड में है और यहाँ पर भी ये H इस साइड में है। तो इस ये जो पोजीशन कहलाती है दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म जो है ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब आपने हाइड्रोपर ऑक्साइड तो उधर बन गए थे। हाइड्रोपर ऑक्साइड के बाद से फिर इसके अंतर्गत देखिए किस प्रकार से क्रॉस लिंकेज बनते हैं, ब्रेकडाउन होता है। हमने बताया हाइड्रोपर ऑक्साइड के बाद से आइसोमराइज हो गया, कंजुगेशन में कन्वर्ट हो गया, कंजुगेशन के बाद से फिर ये पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ये देखिए हाइड्रोपर ऑक्साइड है, ये फिर दूसरे आयल के साथ जुड़ेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आयल का स्ट्रक्चर पिछली बार आपको दिखलाया था, जैसे ये इस प्रकार ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं आयल, ये आपका आयल का स्ट्रक्चर हो गया। कभी भी ये वाला जो फैटी एसिड है इस वाले फैटी एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये हमेशा दूसरे आयल के साथ ये रिएक्शन करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल आपका आयल का ये हो गया, ये इसमें जो डबल बॉन्ड है आपका यहाँ पर या इसमें जो परऑक्साइड ये फॉर्म हुआ है, जैसे जो परऑक्साइड आपका इस आयल में जो फॉर्म हुआ है अगर वो इसके अंतर्गत ये आयल के अंतर्गत फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुआ यहाँ पर फिर वो इस आयल के साथ हुआ। तो इस प्रकार ये लिंक जो बना ये इन दो डिफरेंट आयल के मॉलिक्यूल के साथ बना। ये चीज ध्यान देगा, ये कभी भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो फैटी एसिड्स का आपस में रिएक्शन नहीं होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल आयल के होते हैं जिनका की आप रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये लिंक आपका बन गया। जो दो आयल में ये तो लिंक कैसे बना, ये लिंक देखिएगा, ये परऑक्साइड लिंक बन गया आपका इन दो आयल के बीच में, जहां पर ये परऑक्साइड लिंक बना। ध्यान से समझिएगा इसको। अच्छा, अगर यही चीज यहाँ पर है, देखिए एक ये भी लिंक हो सकता है, दो अनसैचुरेशन यहाँ पर है, दो अनसैचुरेशन के साथ आपके ईथर लिंकेज भी बन सकते हैं। ठीक, एक पोजीशन आएगी जिसमें आपके कार्बन कार्बन लिंक भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ड्राइंग आयल इन द फिल्म। ये फिल्म के अंदर ये पोजीशन बनती है। अर्थात जब भी हम लोग कोई भी पेंट ड्राइंग आयल बेस जब सरफेस पर लगाते हैं तो उसकी तीन अवस्था आपको मिलेगी। जिस समय वो ड्राई होगा, ड्राई कोटिंग के अंदर आपको परऑक्साइड ग्रुप भी मिल सकता है, ईथर लिंकेजेज भी मिल सकता है और कार्बन कार्बन लिंकेज भी मिलता है। ये तीनों लिंकेजेज होते हैं। इसी वजह से होता क्या है, हमेशा परऑक्साइड धीरे धीरे समय के साथ साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल में ये धीरे धीरे टूटते रहते हैं। टूटने के बाद से ईथर लिंकेजेज में बढ़ते हैं। तो इसमें परऑक्साइड भी लिंक टूटता है, ईथर लिंक भी टूटता है और फाइनली कन्वर्ट होता है कार्बन कार्बन में। लेकिन इसको कन्वर्ट होने में पूरी लाइफ लग जाती है और इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता, 100% कन्वर्जन नहीं हो पाता है। यही वजह रहती है कि आयल की फिल्म थ्रू आउट लाइफ जो है ड्राइंग अवस्था में रहती है। यद्यपि शुरू में आपको लगेगा कि 8-10 घंटे के अंदर ये टैक्स फ्री हो गया है, लेकिन वो टैग फ्री होने के बाद से भी, हार्ड फिल होने के बाद से भी अंदर ही अंदर उसके अंदर रिएक्शन होता रहता है और एक लंबा समय चलता रहता है। जिसके बाद से धीरे धीरे बाद क्या होता है कि ऊपर की लेयर तो फिर क्रैक होना चालू हो जाती है और नीचे की लेयर सूखती रहती है। ये आयल के अंदर एक डिफेक्ट होता है। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये मैकेनिज्म कैसी होती है। देखिए ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आयल जो है ये एक एडिशन करता है, ये 1 और 4 के ऊपर एडिशन होता है ये, तो इसको 1,4 एडिशन भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो अनसैचुरेशन है इन दोनों में, ये अनसैचुरेशन शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, और ये अनसैचुरेशन, दो अनसैचुरेशन टूट करके एक अनसैचुरेशन में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन इस प्रकार से ये एक लिंक बनाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन अटैक्स ऑन कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर्मिंग हाइड्रोपेरोक्साइड प्रीडोमिनेंटली एट 1,4 पोजीशन। 1,4 पोजीशन पर आपका ये होता है। ये देखिए इसमें दिखलाया हुआ है, ये 1,4 पोजीशन पर पहले रिएक्शन हुआ, ये लिंक बना। लिंक बनने के बाद से देखिए ये ब्रेक आपका किया, तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल ये बन गया, एक फ्री रेडिकल आपका ये बन गया। तो ये फ्री रेडिकल फिर दूसरे आयल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है
और इस ये यहाँ पर ये जुड़ता है, देखिए यहाँ पर ये जुड़ा, ये लिंक यहाँ पर जुड़ा, और यहाँ पर फ्री, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो फ्री रेडिकल यहाँ आ गया। इस आयल के अंदर यहाँ पर जो फ्री रेडिकल, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर ये आ गया। इस प्रकार फिर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, और इस प्रकार से ये लिंक आपके जुड़ते चले जाते हैं। देखिए 3 अलग अलग आयल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले गए। तो ये इस प्रकार धीरे धीरे पॉलीमराइजेशन होता है। कॉन्जुगेशन के अंदर ये पॉलीमराइजेशन फास्ट होता है। इसी वजह से ये फास्ट हो जाता है कि इसके अंतर्गत पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो होता तो है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ पर 2 आपके मिल जाते हैं, इस साइड में भी ये रिएक्शन करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और इस प्रकार से फिल्म आपकी तेजी से सूखती है। तो कॉन्जुगेशन के अंदर ड्राइंग जो होती है नॉन कॉन्जुगेशन की अवस्था कंपेरिजन में फास्ट होती है। थर्मल पॉलीमराइजेशन, अब हम लोग देखते हैं ये थर्मल पॉलीमराइजेशन आपके क्या होते हैं। ये ऑटो ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन था, वो अपने आप हवा में लेकर के पॉलीमराइजेशन करता है। और थर्मल पॉलीमराइजेशन में भी जो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंतर्गत, और उसके बाद से ये डाइमर बनाता है। लेकिन इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका ये थर्मल पॉलीमराइजेशन है। थर्मल पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत यहाँ पर ये देखिए, ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये भी कॉन्जुगेटेड है। इस कॉन्जुगेटेड में ये आपका एक ये डबल बॉन्ड, इसका ये डबल बॉन्ड टूटा, ये टूटने के बाद से ये शिफ्ट किया यहाँ, ये चीज यहाँ पर आ गई। देखिए ये जो चीज है ये आपके ये वाले कार्बन है, और ये जो है ये कार्बन आपका ये बना, ये जो कार्बन ये आपका ये कार्बन, और ये जो रिंग है ये आपकी रिंग यहाँ है, ये एसोसिएशन है जुड़ गया। दिस इज कॉल्ड 1,4 एडिशन। 1,4 आप लोग समझते होंगे सर, 1,4 समझते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर जो अटैक होता है, हाँ, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर जो एडिशन होता है दैट इज कॉल्ड डियूल्स-एल्डर रिएक्शन। यहाँ पर देखिएगा डियूल्स-एल्डर एडिशन हम लोग कहते हैं इसको। 1,4 पोजीशन ये होती है। इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो शिफ्ट कर जाता है 2 और 3rd पोजीशन पर, ये शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो फर्स्ट और 2 के बीच में और 3 और 4 के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज अ वेरी पॉपुलर एडिशन रिएक्शन एंड दिस यू विल नॉर्मली फाइंड इन द केस ऑफ आयल, क्योंकि आयल के अंतर्गत कॉन्जुगेशन नॉन कॉन्जुगेटेड है तो भी वो कॉन्जुगेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने डिफरेंट को लेकर के दिखलाया है। ये डाइन के साथ है, जिसमें एक डाइन है और 2 डाइन दिया हुआ है, और एक ये डाइन और ट्राइन के साथ है। इसमें एक डाइन है अर्थात 2 डबल बॉन्ड 2 है, और एक में डबल बॉन्ड 3 है। तो डाइन और ट्राइन के साथ है, और यहाँ पर हमने दिखलाया है ये ट्राइन है, इसमें तीनों में 3-3 डबल बॉन्ड है। तो ये ट्राइन के बीच में ये रिएक्शन है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होते हैं। एक तो ये रिएक्शन हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पोजीशन आपकी है, रिएक्टिव ग्रुप अभी है इसके पास, तो ये फर्दर रिएक्शन आपका करेगा। तो इस प्रकार ये रिएक्शन आपका चलता रहता है। तो ये थर्मल पॉलीमराइजेशन में होता है, जिसमें कि आपका देखिएगा परऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता है, ये डायरेक्ट आपके लिंक बनते हैं। लेकिन अगर थर्मल पॉलीमराइजेशन के बाद से भी अगर इसको हवा मिल जाती है, तो हवा मिलने के बाद से ये आपके यहाँ पर परऑक्साइड आपका फॉर्मेशन बन जाएगा। ये ग्रुप आपको मिला, यहाँ पर आपको परऑक्साइड फॉर्मेशन बन जाएगा। तो अभी हम आपको आगे चल करके मॉडिफिकेशन ऑफ आयल भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। पॉलीमराइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड विथ नॉन कॉन्जुगेटेड, अगर कॉन्जुगेटेड आयल में नॉन कॉन्जुगेशन भी हो और कॉन्जुगेशन भी हो, दोनों की परसेंटेज ठीक ठाक हो, तो कैसे होता है देखिए। ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया और ये आपका नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। तो नॉन कॉन्जुगेटेड में बनेगा वैसे ही, बस अंतर केवल ये यहाँ पर आपका ये लिंक आएगा और एक मिथाइलिन ग्रुप वगैरह भी आ जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन उसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें मिथाइलिन ग्रुप भी आ जाएगा, और ये मिथाइलिन ग्रुप फिर आपकी परऑक्साइड फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से ये पॉलीमराइजेशन आपका आयल में होता है, दोनों थर्मल पॉलीमराइजेशन और ऑक्सीडेशन पॉलीमराइजेशन।
तो अब हम लोग अगर इसको कंक्लूड करें तो क्या कह सकते हैं, इन पॉलीमराइजेशन ऑफ आयल whether auto-oxidative polymerization or thermal polymerization, the smaller molecules जो होते हैं आयल के, वो बड़े मॉलिक्यूल में चेंज होते चले जाते हैं और इस प्रकार से जो लिक्विड फिल्म होती है ये आपकी ड्राइड कोटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। द फिल्म आर कोटिंग कंटेन्स, अगर ऑटो-ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन है तो इसमें पेरोक्साइड लिंक भी बनती है और ईथर लिंकेजेस भी बनते हैं और कार्बन कार्बन लिंकेजेस भी, और कलर जो है धीरे धीरे फिल्म का चेंज होता रहता है, थोड़ी सी येलोइंग इसमें डिफेक्ट आता है और कोटिंग बिकम ब्रिटल हो जाती है कोटिंग। रिएक्शन कैन बी एक्सेलरेटेड, रिएक्शन को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, डालते ही डालते हैं। जितने भी ड्राइंग आयल बेस्ड पेंट होते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा दे आर नेवर मैन्युफैक्चर्ड विदाउट ड्रायर, ड्रायर का होना उसमें बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो फिल्म आपकी 4 दिन में सूखेगी। नुकसान क्या है, 4 दिन के अंदर एटमॉस्फेयर में जितने डस्ट होंगे वो सारे डस्ट ले लेंगे, उसकी ग्लास जो होगी वो आपकी खत्म हो जाएगी। जो फिल्म जितनी जल्दी सूखेगी उसमें डस्ट का एक्युमुलेशन उतनी कम होगा और वो फिल्म उतना ही ग्लास देगी। एक चीज और आपको बता दें कि जो भी ड्राइंग आयल है वो आपके नॉन स्टिकी फिल्म बनाएंगे, अर्थात स्टिकी नहीं होगी, उसके अंदर चपचपाहट नहीं होगी, और जो सेमी ड्राइंग आयल है उसकी फिल्म बनेगी लेकिन उसमें एक चपचपाहट रहेगी, इसलिए उसको हम लोग बेकिंग फिनिश में प्रीफर करते हैं, बेकिंग टाइप की कोटिंग में। और जो नॉन ड्राइंग है वो तो सूखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए हीट और लाइट का भी इफेक्ट होता है, जैसे एक बंद कमरे के अंदर जाड़े के दिनों में आप कोई एनामेल पेंट लगाएं तो हो सकता है उसको सूखने में आपके 24 घंटे से लगाए 36 घंटे तक लग जाए ड्रायर की प्रेजेंस के बावजूद भी, लेकिन अगर वही आप थोड़े से गर्मी में आप पेंट लगाएं कहीं पर और लाइट भी पड़ रही हो तो ये रिएक्शन थोड़ा सा कैटेलाइज हो जाता है, तो वो 8 से 10 घंटे में हमारी कोटिंग जो है हार्ड ड्राई हो जाती है। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है विदाउट ड्रायर क्या इफेक्ट होता है और ड्रायर के साथ क्या इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार टेम्परेचर का, एटमॉस्फेयर का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्राइंग आयल, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग आयल। नाउ द टॉक इज ओपन फॉर क्वेरी, डिस्कशन और एनी क्वेश्चन। आप लोग कुछ पूछना चाहें तो बताइए। सर नॉन कंजुगेटेड ऑयल्स की थर्मल ड्राइंग नहीं होगी, मतलब उसमें कंजुगेटेड ऑयल एक भी ना हो तो? नहीं होगी, उसकी भी ड्राइंग होगी। नॉन कंजुगेटेड आयल जैसे ही थर्मल उसको हीट करेंगे तो वो कंजुगेशन में पहले कन्वर्ट हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाती है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी और शिफ्टिंग हो जाने के बाद से वो उसके अंदर रिएक्शन तो होगा ही उसके अंदर। उदाहरण के तौर पर जैसे लिंसीड आयल ले तो लिंसीड आयल के अंदर जो अनसेचुरेशन, 3 अनसेचुरेशन है, लेकिन तीनों अनसेचुरेशन नॉन कंजुगेटेड है, लेकिन लिंसीड आयल की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि लिंसीड आयल अगर थर्मल उसको स्टैंड आयल बनाया जाता है, थर्मल उसको हम लोग अगर गर्म करेंगे तो लिंसीड आयल के अंतर्गत जो लिनोलेनिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले कंजुगेशन वाली पोजीशन पर और तब जाकर के उसमें रिएक्शन होगा। तो कंजुगेशन तो बनना ही है, चाहे वो आप एयर ड्राइंग करें और चाहे थर्मल पॉलीमराइजेशन करें, दोनों में कंजुगेशन होना है। क्लियर? ओके सर, यस सर। और कोई क्वेश्चन?